से बेरोजगार था और काम की तलाश कर रहा था। एक दिन निखिल के पिता दीनानाथ निखिल से बोलते हैं, निखिल बेटा, कुछ काम कर ले। मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन मैं क्या करूँ? इतना काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ? तभी निखिल की माँ बिमला वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, मैं कब से कह रही हूँ कि तू अपने मामा रोशन के पास मुंबई चला जा। वो जरूर तुझे कोई काम दिलवा देंगे। बिमला की बात सुनकर निखिल हंसने लगता है और बोलता है, माँ, तुम भी ना सचमुच मामा से बहुत प्यार करती हो। अरे भोली माँ, मामा वहाँ धोबी घाट पर काम करते हैं और मुझे भी वही दिलाएंगे। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई धोबी बनने के लिए की है। बेटा निखिल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर तुम्हारे मामा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब तक कोई नौकरी नहीं मिल रही, तुम वहीं जाकर काम कर लो। फिर अपने माता पिता की जिद के कारण निखिल मुंबई अपने मामा के पास चला जाता है। रोशन भी निखिल को देखकर बहुत खुश होता है और अगले दिन निखिल को अपने साथ धोबी घाट पर ले जाता है। निखिल इतने बड़े धोबी घाट को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे मामा जी, ये कितना बड़ा धोबी घाट है। इतने बड़े धोबी घाट में तो हमारे 10 गांव समा जाएं। सही कहा भांजे, ये सचमुच बहुत बड़ा है और अब से तुम्हें यही काम करना है जब तक तुम्हारी कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लग जाती। फिर निखिल उसी घाट पर काम करने लगता है। निखिल बहुत ही ईमानदार और मेहनती होता है। एक दिन निखिल को काम करते करते देर हो जाती है और रात होने लगती है। अरे, काम करते करते पता ही नहीं चला कब रात हो गई। ऐसा करता हूँ, घर चलता हूँ, नहीं तो मामा मेरी चिंता करेंगे। ऐसा कहकर निखिल वहां से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई परछाई दिखाई देती है जो उसे आवाज दे रही होती है। निखिल आवाज को सुनकर पीछे घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। ये देख निखिल हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। निखिल सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। ये हाथ उसके मामा रोशन का था। रोशन निखिल को बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा था ना कि घाट पर ज्यादा देर तक काम करने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलें। मामा, मैं घर के लिए ही आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई था जो मुझे बुला रहा था और फिर एकदम से गायब हो गया। फिर निखिल रोशन को अपने साथ घटी पूरी घटना बता देता है, जिसे सुनकर रोशन बोलता है, तुम्हारा वहम होगा बेटा, लेकिन तुम उस घाट पर ज्यादा देर रात तक काम मत करो। फिर रोशन और निखिल अपने घर आ जाते हैं। निखिल खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और जब रात में निखिल सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है। सपने में एक आदमी खून से लथपथ होता है और निखिल को मदद के लिए बुला रहा होता है। आदमी की आवाज सुनकर निखिल उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस घायल आदमी का एक हाथ बढ़ने लगता है और निखिल की गर्दन पकड़ लेता है। निखिल चिल्लाने लगता है। निखिल की आवाज सुनकर रोशन उसके कमरे में आ जाता है और निखिल को उठाते हुए बोलता है, उठो उठो निखिल बेटा, क्या हुआ? जागो, डरो मत। निखिल उठकर बैठ जाता है। रोशन निखिल से कहता है, क्या हुआ निखिल बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हें तो बहुत पसीने आ गए हैं। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देख लिया क्या? हाँ मामा जी, एक मरा हुआ आदमी मुझे मारना चाहता था। बहुत खतरनाक था वो। तुम घबराओ मत और सो जाओ। बस थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। अगली सुबह रोशन और निखिल तैयार होकर धोबी घाट पर काम करने लगते हैं। तभी वहाँ बैजू नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, कल देर रात तक तुम ही काम कर रहे थे बेटा, हैं?
अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो बच गए। इस धोबी घाट में रात में कभी काम नहीं। इससे पहले निखिल बैजू से कुछ कहता, रोशन के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। निखिल और बैजू रोशन के पास पहुंचते हैं। रोशन के सर से बहुत खून बह रहा होता है और वो बेहोश हो गया होता है। ये देख निखिल बोलता है, मामा, मामा, तुम्हें क्या हो गया? अरे कोई मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर आसपास के बाकी लोग रोशन को लेकर हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद रोशन को होश आता है और वो रोशन के पास जाता है। मामा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी मामा? भांजे, ये चोट मुझे उसी परछाई ने दी है जो तुम्हें दिख रही थी। वो तुम्हें मार डालेगा। तुम उसके रास्ते में आ गए हो। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। मेरी मौत पक्की है। मेरी बहन और अपनी माँ को मेरा प्यार देना। ऐसा कहकर रोशन वहीं दम तोड़ देता है। निखिल बैजू की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर देता है, लेकिन निखिल रोशन की मौत से बहुत दुखी होता है और वो उस परछाई को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। एक दिन वो बैजू से कहता है, बैजू जी, तुम मेरे मामा की तरह हो। मामा जी जिस दिन मरे थे उन्होंने किसी परछाई का जिक्र किया था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? क्या बोल रहे हो निखिल बेटा? भला मैं रोशन भैया की मौत के बारे में क्या बता पाऊंगा? अच्छा, मुझे देर हो रही है। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बैजू वहां से चला जाता है। उसी रात निखिल को एक लड़का रमेश मिलता है। रमेश भूखा होता है। निखिल रमेश की हालत देखकर उसे खाने के लिए पैसे दे देता है और उसे धोबी घाट पर काम भी दिला देता है। उसी रात जब रमेश को भी रात में देर हो जाती है, तभी रमेश को परछाई दिखती है जो उसे बुला रही होती है। ओ रमेश, बचा लो मुझे। मेरे पास आओ, मैं मर जाऊंगा। रमेश परछाई के पास जैसे ही पहुंचता है, परछाई उसे पटक देती है। रमेश सर के फटने से मर जाता है। अगली सुबह निखिल जब घाट पर आता है, ये तो रमेश है। इस बेचारे को किसने मारा? ये तो कल ही काम पर लगा था। फिर निखिल रमेश का भी अंतिम संस्कार कर देता है और गुस्से में सीधा बैजू के पास जाता है और बोलता है, बैजू मामा, सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पहले मामा और अब बेचारा रमेश। कौन मार रहा है लोगों को इस घाट पर? दरअसल तुम्हारे मामा इस घाट के मुखिया थे और बहुत ही ईमानदार थे। इस घाट पर सचिन नाम का एक धोबी रहता था जो चोर था। उसे बाकी लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। सचिन को पकड़ लिया था तो उससे क्या? मुझे पूरी बात बताओ बेटा। जब घाट वालों ने सचिन को पकड़ा और उसे मारा, उसी मारपीट में वो मर गया। तुम्हारे मामा ने पुलिस के डर से उसकी लाश को इसी धोबी घाट में दफना दिया। बस तब से वो सचिन हर रात में आता है और रात में जो कोई भी उसे धोबी घाट में मिलता है उसे मार डालता है। ये तो तुम सबने गलत किया, लेकिन उस सचिन ने भी कुछ ठीक नहीं किया। मैं उस सचिन से जरूर बात करूंगा। नहीं बेटा, वो बहुत शक्तिशाली प्रेत है। उससे कौनो नहीं जीत सकता। लेकिन निखिल नहीं मानता और रात में धोबी घाट पहुंच जाता है और सचिन का इंतजार करने लगता है। रात होते ही सचिन का प्रेत आता है और बोलता है, निखिल, आज तुम्हारी मौत पक्की है। सुनो सचिन, जो भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो खून है। ऐसा कहकर निखिल हनुमान जी की मूर्ति आगे कर देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे जैसे चालीसा आगे बढ़ती है,